श्री राम, कैसे हैं आप लोग। हमारे स्कूल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं महिमा और मैं आपको 10th क्लास का साइंस पढ़ा रही हूं। हम लोगों ने कल के लेक्चर में क्या किया था, पेज नंबर 17 के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, जिसमें था ऊष्माशोषी अभिक्रिया एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, मेरे को आशा ऐसी है कि आपने उसे अच्छे से पढ़ा होगा और समझा होगा और उसे आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आई होप उसे याद भी हो गया होगा। आप उसको 1-2 बार लिखना, वो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा अच्छे से, आपको फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ठीक है, समझिएगा, समझने से बहुत जल्दी याद हो जाता है। और वैसे भी अगर आपने मेरे और लेक्चर्स ले रखे हैं पूरे चैप्टर्स के, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इन क्वेश्चंस के आंसर क्या हैं और वो कैसे हम उनको लिखें या कैसे हम उनको करें। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ लिखने का तरीका बता रही हूँ और उसको प्रेजेंट करने का, और एक और मोटिव है इस क्वेश्चन आंसर सेशन का कि आपका जो चैप्टर है वो दोबारा से रिवाइज हो जाए। ठीक है, चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज हम करेंगे, अपनी बुक निकालिए पहले तो टेक्स्ट बुक, उसमें पेज नंबर 17 निकालिए। उस पेज नंबर 17 के 11 to 14 मतलब 4 क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे अच्छे से, आराम से समझ के। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। देखिए, इसमें पूछा गया है कि वियोजन अभिक्रिया जो होती है उसको संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, या डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट क्यों बोला जाता है। अब आपको वैसे तो आपको संयोजन और वियोजन शब्द अजीब नहीं लगने चाहिए, क्योंकि मैं आपको पहले लेक्चर्स में उनको अच्छे से बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, एक पूरा लेक्चर उनके लिए था। ठीक है, तो आप उन लेक्चर्स को भी देख लीजिएगा पहले तो, और आज हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। कैसे, देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, मैंने आपको संयोजन अभिक्रिया समझाया था, उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि उसमें एक संयोजन हो रहा है, जुड़ रहा है। जुड़ते कैसे हैं, एक अकेली चीज़ तो जुड़ेगी नहीं, 2 चीज़ें जुड़ेंगी ना, 2 चीज़ें जुड़ के कुछ एक चीज़ बना रही हैं। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी रिएक्टेंट। अच्छा, आपको मैंने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी बताए थे। अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, जो क्रिया में शामिल होते हैं, जो क्रिया करते हैं, जिससे क्रिया हो रही होती है जिन तत्वों से, उनको क्या बोलेंगे हम, अभिकारक बोलेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट बोलेंगे। और उन क्रिया के फलस्वरूप जो हमको रिजल्ट मिल रहा है, जो हमको प्राप्त हो रहा है, जो हमारे पास रिजल्ट है, वो क्या है, वो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, उत्पाद है। ठीक है, इसका मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जैसे आपने जो तैयारी कर रहे हो आप एग्जाम की, जो आप मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत और तैयारी वो क्या है, वो आपका रिएक्टेंट है, वो आपका क्या है, अभिकारक है। और जो आपका रिजल्ट आपको मिल रहा है, आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं या खराब नंबर आ रहे हैं, क्योंकि आपने कम मेहनत की होगी तो अब खराब नंबर आए, अच्छी मेहनत की होगी तो ज़्यादा नंबर आएंगे, तो वो क्या हो जाता है, वो प्रोडक्ट है, वो उत्पाद है। ठीक है, अब क्या होता है संयोजन अभिक्रिया में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, कि कोई भी अभिकारक, 2 अभिकारक मिलके या 2 से अधिक अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। मतलब कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो कितना बनेगा, एक ही बनेगा, एक से ज़्यादा नहीं बन सकता। ठीक है, और वियोजन अभिक्रिया को इसका उल्टा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें उसका विपरीत ही होता है, इसका उल्टा ही होता है, इसका अपोजिट ही होता है। कैसे, इसमें क्या हो रहा है कि अभिकारक कितने हैं अपने पास, 2 या 2 से अधिक, और प्रोडक्ट कितना बन रहा है अपने पास, 1। वियोजन में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, इसमें हमारे पास अभिकारक कितना होता है, मतलब जो प्रक्रिया कर रहा होता है, जिसमें चीज बन रही होती है, वो कितना होता है, सिर्फ 1। अभिकारक कितना होगा, 1, और उत्पाद कितने बनेंगे, 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 से अधिक भी बन सकते हैं, 2 भी बन सकते हैं, 1 नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन एक क्या रहेगा, अभिकारक रहेगा। इसलिए इसको, इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि वियोजन अभिक्रिया में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एकल उत्पादों, एकल अभिकारक होता है, एक रिएक्टेंट होता है, जो कि 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर देन 2
प्रोडक्ट बना रहा होता है, उत्पाद बना रहा होता है। जबकि जो संयोजन अभिक्रिया होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, उसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक उत्पाद बना रहे होते हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। ठीक है, इसको हम बोर्ड पर अच्छे से समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, वियोजन अभिक्रिया में कोई एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में विघटित होते हैं मतलब टूट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई एक ही अभिकारक है ना, अब इसमें से दो या दो से अधिक बनाना है तो तोड़ना ही पड़ेगा ना। ठीक है, अब जैसे मान लो एक चॉकलेट है, ठीक है, एक चॉकलेट है तो एक चॉकलेट में से अगर हमें दो करना है तो उसे तोड़ना ही पड़ेगा ना। ठीक है, ऐसे ही ये है, जब हमारे पास एक रिएक्टेंट या एक अभिकारक होता है तो उसमें से जब वो टूटता है तो टूट के वो हमको उत्पाद देता है दो या दो से अधिक। अब इसका एग्जाम्पल हमने लिया है, ये Na2O3, ये एकल अभिकारक है जो राइट साइड होता है, जो प्रक्रिया में शामिल हो रहा होता है, जो प्रक्रिया कर रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, अभिकारक या रिएक्टेंट। ठीक है, और जो हमको प्राप्त हो रहा होता है, जो हमारा रिजल्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, उत्पाद। ठीक है, चलो, तो ये हमारा हो गया, क्योंकि एकल इसमें क्या था, अभिकारक, और हमें क्या प्राप्त हो रहे थे, दो उत्पाद प्राप्त हो रहे थे, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। इस रिएक्शन में दो ही प्राप्त हो रहे थे। ठीक है, ये हमें वियोजन समझ में आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, जबकि, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है, क्यों विपरीत क्यों बोला जाता है, इसलिए विपरीत बोला जाता है कि इसमें ये होता है कि एक अभिकारक होता है और प्रोडक्ट कितने देता है, दो या दो से अधिक। संयोजन में इसका क्या उल्टा होता है कि अभिकारक जो होते हैं वो दो या दो से अधिक होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट कितना मिलता है हमको, एक। ठीक है, अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि घर में जैसे मान लीजिए मिक्स वेज बना रहे हैं, मिक्स वेज में क्या होता है, एक अकेली कोई सब्जी नहीं डलती। ठीक है, बहुत सारी सब्जियां डलती हैं और बहुत सारी सब्जियां मिलकर एक सब्जी बना देती हैं, जिसको हम मिक्स वेज बोल देते हैं। ठीक है, तो सेम वही है, जो वो बहुत सारी और सब्जियां हैं ना, भिन्न भिन्न प्रकार की, वो क्या है, हमारे अभिकारक हैं, और जो हमको रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, जो हमारी एक मिक्स वेज बन रही है, वो क्या बन रही है, ये उत्पाद, उसको बोलेंगे प्रोडक्ट, जो हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जो कि हम देख रहे हैं 2s2 गैस ले ली, फिर ऑक्सीजन गैस ले ली, इन दोनों को हमने जब इन दोनों की अभिक्रिया कराई, रिएक्शन कराया, तो क्या प्राप्त हुआ हमको, 2s2 जल प्राप्त हो गया। ठीक है, चलो, ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। देखिए आपकी बुक्स में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, उन वियोजन अभिक्रियाओं के लिए एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, हीट, प्रकाश, लाइट एवं विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं, पहले आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ा करिए ध्यान से, जिससे अपन को क्वेश्चन समझ आए, फिर हम उसको आंसर सही कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 बार पढ़ा करिए हमेशा। देखिए, वियोजन अभिक्रिया बोल रहा है वो किस किस के लिए, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत। ठीक है, इन 3 चीजों के लिए वो बोल रहा है कि आपको लिखना है, लेकिन कैसी अभिक्रिया लिखना है, वियोजन अभिक्रिया लिखना है। तो वियोजन से हम समझ गए कैसी अभिक्रिया, कि उसमें क्या होना चाहिए, एक अभिकारक होना चाहिए और दो या दो से अधिक उत्पाद बनने चाहिए, ऐसी अभिक्रिया में लिखनी है। और एक लिखनी है जिसमें ऊष्मा का यूज कर रहे हैं, एक लिखनी है जिसमें हमें सूर्य के प्रकाश का यूज कर रहे हैं, एक भी लिख रही है जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का यूज कर रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं हम आराम से। ऊष्मा के द्वारा वियोजन, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने जब ताप दिया, ऊष्मा दी, तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये एक इक्वेशन इसके लिए हो गई। फिर हम देख लेते हैं प्रकाश के द्वारा वियोजन, जब हमने सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में रखा तो क्या हुआ, सिल्वर अलग हो गया, सिल्वर बन गया और ब्रोमीन गैस जो थी उससे अलग हो गई। ठीक है, तो ये एक रिएक्टेंट हो गया, 2 हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अब देखो विद्युत द्वारा वियोजन क्या है, H2O हमने जल बनाया, ठीक है, जल था, जल को हमने विद्युत दी, इलेक्ट्रिसिटी दी, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, ऑक्सीजन गैस अलग हो गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं और उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखें, चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या अंतर है ये पूछा गया है, क्या डिफरेंस है ये पूछा गया है। चलिए, अब मैंने आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाया था, अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हो तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया में क्या उदाहरण दिया था। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया था कि आपकी स्कूल में आपकी क्लास में एक बहुत अच्छा बच्चा है जिसकी बॉडी बड़ी अच्छी है, तगड़ा है बहुत ज़्यादा, और एक बहुत कमज़ोर बच्चा है। ठीक है, अब वो कमज़ोर बच्चा ने क्या किया, वो आगे जाके उस ताकतवर बच्चे की सीट पर बैठ गया। तो वो ताकतवर बच्चा क्या करेगा, उससे बोलेगा अरे यहाँ कैसे बैठ गया, उठ, चल उठ, नहीं तो मारूंगा एक। तो कमज़ोर बच्चा क्या करेगा, अरे यार मार देगा, मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो बहुत ताकत है इसमें। तो वो क्या करेगा, वो हट के भैया दूसरी जगह बैठ जाएगा। ठीक है, सेम है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जो ज़्यादा क्रियाशील तत्व होता है, जो ज़्यादा कहते हैं एक्टिव एलिमेंट होता है, उसको क्या होता, वो क्या करता है, जो कमज़ोर एलिमेंट होता है, जो कम क्रियाशील तत्व होता है, जो लेस एक्टिव वो होता है, एलिमेंट होता है, उसको हटा के उसकी जगह वो बैठ जाता है। कौन, ज़्यादा क्रियाशील वाला तत्व। जो ज़्यादा ताकतवर वाला बच्चा है वो कम ताकतवर बच्चे के पास उनकी जगह पर बैठ जाता है। सेम होता है विस्थापन अभिक्रिया। देखते हैं क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर देता है मतलब उसकी जगह से हटा के खुद उसकी जगह पर बैठ जाता है और उसको अलग कर देता है, उसको उस जगह से हटा देता है। ठीक है, अब हम इसको उसमें देख लेते हैं। इक्वेशन में कैसे, देखो जिंक था, कॉपर क्लोराइड था। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब इन्होंने आपस में क्रिया करी तो जिंक ने बोला कॉपर तू यहाँ क्या कर रहा है, क्या बोला कि कॉपर तू यहाँ क्या कर रहा है, तू तो कम क्रियाशील है, तू तो कमजोर है, तेरी जगह मुझे होना चाहिए। तो कॉपर बोला हाँ जी भैया ठीक है, मैं हट जाता हूँ। तो अब हम प्रोडक्ट में क्या देखते हैं, कॉपर की जगह कौन आ गया, जिंक आ गया, जिंक क्लोराइड बन गया और कॉपर अलग हो गया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया में क्या हुआ, विस्थापन का मतलब ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या है कि अपने जगह से हट जाना, अपनी जगह बदल लेना, अपनी जगह बदल जाना। ठीक है, तो बस यही हुआ कि जो इस इक्वेशन में क्या था, जिंक अधिक क्रियाशील तत्व था, तो इसने क्या किया, जब क्रिया करी कॉपर क्लोराइड से तो उसने कॉपर को हटा दिया कॉपर की जगह से, बोला तू अलग हो, मैं तेरी जगह आ जाता हूँ, तो ये हो गया। ठीक है, अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, अब जो अभिकारक हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, वो आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब क्या होता है कि आप दो दोस्त हो, तो आप क्या करते हो, आपको अपने दोस्त की पेंसिल पसंद आई, आपके दोस्त को उसकी आपकी शार्पनर पसंद आई, तो उसने बोला कि भाई तेरी शार्पनर मुझे दे दे, मैं तुझे अपनी पेंसिल दे दूंगा। ठीक है, ऐसे कर लिया, मतलब एक्सचेंज कर लिया, जो जो जिसको पसंद था ना वो उसने अपनी अपनी कर लिया कि भाई तू ये ले ले, मैं ये ले लूँ, तू ये ले ले, मैं ये ले लूँ। ठीक है, आपस में आदान प्रदान कर लिया, मतलब एक्सचेंज कर लिया एक दूसरे से चीज। ये नहीं हुआ कि उसने एक ने सिर्फ लिया और एक ने कुछ नहीं लिया, दोनों ने लिया, दोनों ने अपनी अपनी चीज एक दूसरे से ले ली, मतलब इसकी चीज इसके पास है, इसकी चीज इसके पास है, बस यही होता है। देखो क्या होता है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। ठीक है, देखो क्या हुआ है, यहाँ पे यहाँ सोडियम था, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ HCl था। अब इन ये अभिकारक है, इस साइड जो होते हैं रिएक्टेंट होते हैं। इनने क्या किया, क्लोराइड ने बोला कि सोडियम को मुझे दे दो, सोडियम मेरे पास आ जाए। ठीक है, और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये थे, तो हाइड्रोजन बोला अरे मेरा भाई कहाँ उधर क्या कर रहा है, तू मेरे पास आ। ठीक है, तो हाइड्रोजन इधर चला गया। अब देखो हमें उत्पाद में क्या मिला कि क्लोराइड के पास कौन आ गया, सोडियम आ गया, तो सोडियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, अब और इधर जब इधर एक और H चला गया, एक और हाइड्रोजन चला गया, तो 2 हो गए, तो क्या बन गया हमारा, H2O बन गया, जल बन गया। ठीक है, समझ आया, और अच्छे से समझेंगे। इसकी सेपरेट भी वीडियोस बनी हुई हैं, लेक्चर्स हैं, उनमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको उसको अगले लेक्चर में दोबारा समझा दूंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िएगा अपनी बुक में, क्या लिखा गया है, सिल्वर के शोधन में
सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि क्वेश्चन में ही सारा आंसर है। उसमें बता दिया आपको क्या करना है। क्या बोला है? सिल्वर का शोधन करना है। ठीक है, तो हमें पहले तो इसमें बोला है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट का हमको क्या मालूम होना चाहिए? फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2AgNO3 ऑल्टोइस, NO3 का ऑल्टोइस। ठीक है, ये सिल्वर नाइट्रेट हो गया। अब इसमें आगे क्या बोला है? सिल्वर से प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। अब कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जा रहा है, कॉपर के द्वारा विस्थापन किया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट में कॉपर का होना तो जरूरी है ना। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे कॉपर भी ले लिया। ओके, अब कॉपर जब हमने ले लिया तो अब इसमें क्या बोला है? कॉपर द्वारा विस्थापित किया जाता है, तो मतलब हम सिल्वर को हटा देंगे। सिल्वर नाइट्राइट से सिल्वर को हटा के कॉपर रख देंगे, तो यहाँ पे हमको उत्पाद में क्या प्राप्त हो गया? कॉपर नाइट्रेट प्लस 2Ag सिल्वर प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसमें तो कुछ भी नहीं था, उसमें जो लिखा था बस हमने वही किया। सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लिया और उस विलयन को कॉपर से हमको करना था, तो इसलिए कॉपर ले लिया। अब हमने देखा था विस्थापन अभिक्रिया में विस्थापित करना है ना, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? विस्थापित अभिक्रिया हो गई। विस्थापन अभिक्रिया हो गई तो हमको विस्थापित करना था, इसलिए हमने कॉपर यहाँ में ज्यादा क्रियाशील तत्व लगा, ज्यादा एक्टिव एलिमेंट लगा, तो हमने उसको सिल्वर को हटा के कॉपर को रख दिया और सिल्वर को अलग लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया है। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा? पहले उसको देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। उपचयन और अपचयन उन्होंने दिए हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब इसकी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, लेक्चर नंबर 6। आप लेक्चर नंबर 6 देखिएगा, आपको पूरा आंसर अच्छे से मिल जाएगा और समझ भी आएगा। अगर आपको नहीं आए तो आप बोल दीजिएगा, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगी। वैसे इसका सेपरेट लेक्चर है, वो बहुत अच्छे से मैंने उसमें आपको बताया है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संचारण और विकृत गंधिता। ठीक है, कॉरोजन और विकृत गंधिता, या हम बोलेंगे इसको जो विकृत गंधिता क्या कहते हैं? जिसमें जो खाना होता है खराब हो जाता है। को मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, आपको याद हो तो, और इसको मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था। ये लेक्चर नंबर हमारा है 7, लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 ये देखिएगा तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 20 तैयार हो जाएगा। और आपको अगर उसमें समझ में ना आए तो आप एक बार मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन अच्छे से करवा सकूं। ठीक है, चलिए अब हम आगे कल थोड़े से क्वेश्चन और रह जाएंगे तो उनको कंप्लीट कर लेंगे और ये फिर चैप्टर हमारा पूरे अच्छे तरीके से रिवीजन के साथ कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम क्वेश्चंस के साथ क्या करते जा रहे हैं? रिवीजन करते जा रहे हैं। अच्छा, आप जब भी वीडियोस देखें और आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। नहीं है डाउट तो मुझे बोल दीजिएगा कि ठीक है मैम समझ आया अच्छे से। उससे क्या मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और अच्छे से वीडियोस बनाऊंगी। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा तो मुझे पता चले क्या कितने लोग देख रहे हैं। कुछ लोग देख रहे हैं तो उन्हें समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय श्री राम।